हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे आरआरबी जेई का क्वालिफाइंग सीरीज। यहाँ पे टोटल हम लोग वीडियो लेक्चर लाएंगे जो भी सिलेबस में आपका दिया गया है आरआरबी जेई का, उसमें हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हर वो सिलेबस के जितने भी चैप्टर है सारे चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे, कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा डेप्थ वाइज जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को कंप्लीट किया जा रहा है सिलेबस को। एंड ये सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा पेड जो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑल दो आपको यहाँ पे सिर्फ शेयर करना है एंड आपको नोट्स प्रिपेयर अच्छा रखना ताकि आप एग्जाम में अपना मेरिट में बना पाओ जगह। ठीक है, तो आज हम लोग का हो जाएगा सेकंड क्लास और हम लोग पहला जो सब्जेक्ट ले रहे हैं दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम लोग यहाँ पे ये सिलेबस पढ़ा हुआ है एंड सिलेबस में अगर मैं बताऊं कि कहाँ तक अभी तक हो गया है, तो हम लोग स्ट्रेस देख लिए थे, स्ट्रेन देख लिए थे, ये चीज़ हम लोग का हो गया था कुछ चीज़ें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आज हम लोग देखेंगे, फिर थर्मल स्ट्रेस के बारे में हम लोग देखेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड वाला क्लास होगा, उसमें हम लोग प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, इसके अलावा जो आपका और एक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल उसके बारे में भी कल पढ़ेंगे। फिर आपका हम लोग उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग लगभग बहुत सारी चीज़ के मैंने आपको बता दिया। बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया था कि स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेन क्या हो जाता है। ये स्ट्रेस हम लोग स्ट्रेन देख लिए थे, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देख लिए थे। फिर हम लोग इन दोनों के बीच में देखे थे क्या डिफरेंस हो जाता है। फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसके बारे में देखे थे। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन होता है, जहाँ से आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये निकलता है। फिर हम लोग देखे थे शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बारे में, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, जहाँ से मेरा निकला था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकला था। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद आपको मैंने कहा था कि आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रेशर और आपका स्ट्रेस के बारे में देखे थे क्या डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये भी फोर्स अपन एरिया हो जाता है, ये भी फोर्स अपन एरिया हो जाता है। स्ट्रेन हम लोग देखे थे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसके बारे में सब कुछ जो है बहुत अच्छी तरह से हम लोग देखे थे। टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में लाइक टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाता है, ये सब देखे थे। टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस, सब चीज़ के बारे में हम लोग देख लेते। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइजन्स रेशियो एंड द बल्क मॉडुलस। सबसे स्टार्टिंग तो हम लोग यहीं से करेंगे, फिर हम लोग थर्मल की ओर जाएंगे, थर्मल स्ट्रेस की ओर। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि 3-4 जो है आपका कॉन्स्टेंट उसके बारे में पढ़ना पड़ता है सॉम में और आपको पता होना चाहिए, और उसका रिलेशन बहुत पूछता है। जैसे आपका ई, एक जी, एक म्यू और एक के, जिसमें से हम लोग देख चुके हैं आपका ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दिस इज योर पॉइजन्स रेशियो एंड दिस इज योर बल्क मॉडुलस। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो। आखिर ये है क्या सर, कल से आप बोल रहे हो, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज योर पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को हम लोग लिखते हैं म्यू से, पॉइजन्स रेशियो, इसको हम लोग दिखाते हैं म्यू से। और ये पहले डेफिनेशन क्या हो जाता है ये मैं एक बार लिख लेता हूँ। दिस इज योर द रेशियो ऑफ माइनस लेटरल में अभी समझाऊंगा तो आप लोग को वरी नहीं होना है। माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय आपका हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये भी आपका स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है। तो पहली बात देख के आपको लग रहा है स्ट्रेन से स्ट्रेन यानी कट जा रहा है, यानी देयर इज नो यूनिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो, क्योंकि भाई ऊपर में भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, तो यहाँ तो यूनिट होगा नहीं। राइट, अब बात करते हैं कि सर इसको समझाइए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे समझो, लेट समझ लो कि ये आपका एक कोई भी एक बीम है, ठीक है, ये बीम है, राइट, इस तरह करके ये बीम है कोई, और ये बीम जो है ऊपर में फिक्स्ड है। ये ऊपर में क्या है आपका फिक्स बीम है। ठीक है, अब फिक्स बीम है एंड मान लेते हैं इसका लेंथ कुछ एल दिया गया है, ये आपका यहाँ तक का लेंथ क्या है आपका एल लेंथ का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मुझे तो ये पता है, चलो इसको थोड़ा सा और थिकनेस हम लोग कर देते हैं ताकि आप लोग को मैं बेटर समझा सकूँ। इतना थिकनेस कर देते हैं कि इतना थिकनेस का ये आपका बीम है, ये आपका थिकनेस का है, इतना थिकनेस का एक आपका बीम है जो कि ऊपर से फिक्स्ड है। ओके, एल लेंथ यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स हम लोग लगाए, पी फोर्स लगाएं, तो पी फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, विद इन टाइम बिंग्स के बाद हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इस लोड के चलते ये जो लेंथ है ये थोड़ा सा इंक्रीज आपका कर जाएगा, और ये इंक्रीज करके कुछ इतना आ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा ये, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो लेंथ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा।
और ये लेंथ चूंकि ये आपका एक्सियल डायरेक्शन में जा रहा है यानी नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा था नॉर्मल क्या हो जाता है तब 90 डिग्री में लगता है। तो आपका नॉर्मल है, आपका प्रेशर है, फोर्स है या फिर आपका लोड है, कुछ भी है, नॉर्मल है, एक्सियल है। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये तो हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल आपका क्या बोल सकते हो? स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी क्या हो जाता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी स्ट्रेन तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, डेल एल लेंथ। अगर ये एल है और ये डेल एल है, इतना इंक्रीज हो गया, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? पहले मेरा लेंथ था एल, अब इसमें डेल एल जुड़ गया, मतलब अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ये खींचने के चलते यहाँ पे लेंथ में इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे होता क्या है, बड़ी बात ये है कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग प्लस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ पे इंक्रीमेंट हुआ है, इतना लेंथ जो है वो बढ़ा, डेल एल लेंथ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका यहाँ तक का जो डायमीटर देखने को मिल रहा है, ये जो किसी ना किसी का कुछ डायमीटर होगा इसका, ठीक है, तो ये जो कुछ इसका डायमीटर होगा इसमें घट जाता है, यानी कि ये कुछ इतना आ जाता है, अब इतना ही बच जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना बन जाता है आपका। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ब्लैक से दोनों साइड से ये इतना घट जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे घटेगा? मेरा बात समझो, अगर ये लेंथ किसी भी चीज़ का मान लो इतना आपका चौड़ा था, ठीक है, इतना आपका थिकनेस का था, ये मान लो डी डायमीटर का इतना था, जब हम लोग नीचे फोर्स लगाएंगे, इस नीचे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, या फिर लोड लगाएंगे, यहाँ जब लोड लगा दिया, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब ये लेंथ को इंक्रीज करेगा तो लेंथ आखिरी इतना जो मटेरियल आया, ये वाला मटेरियल, ये मटेरियल कहाँ से आया? ये मटेरियल तो यहीं से आया ना, इन दोनों से है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे लोहा नहीं डाल दे रहा। मान लो अगर आयरन का तो यहाँ यही वाला आयरन का पार्ट जो है ये इलोंगेट करने के चलते यहाँ तो यहाँ इंक्रीमेंट आ जाता है, लेकिन दोनों साइड में डिक्रीज आ जाता है, मतलब मटेरियल घट जाता है। घटता नहीं है, बस वो शेप अपना चेंज कर लेता है, ड्यू टू इलोंगेशन के चलते इधर का मटेरियल यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या? माइनस मटेरियल घटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल, LATERL, लेटरल। और स्ट्रेन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिला हमारा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब यहाँ पे भी लेंथ मेरा इंक्रीजमेंट हुआ है, सॉरी लेंथ इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट या घटना या बढ़ना कुछ भी चलेगा, लेकिन स्ट्रेन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? स्ट्रेन देखने को मिला। तो यहाँ जो स्ट्रेन हम लोग को देखने को मिला वो नेगेटिव स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, और नीचे जो हमको देखने को मिला पॉजिटिव स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे लेटरल को नेगेटिव लिए हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर यहाँ वाला जो स्ट्रेन हमको दिखा, ये जो ब्लैक वाला जो स्ट्रेन हमको मिला, ये स्ट्रेन के क्या बोलते हैं? इसको लेटरल बोलते हैं, इसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मटेरियल यहाँ पे घट गया है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव हमको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ नीचे में, तो दिस इज योर पॉजिटिव। तो हम लोग पॉइजंस रेशियो हम लोग लाया ही इसीलिए क्या है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई लेटरल स्ट्रेन जो हो जाता है, लेटरल स्ट्रेन में क्या चेंज आ जाता है, लेटरल स्ट्रेन में क्या चेंज आता है, इसको देखने के लिए हम लोग को बनाया गया। क्योंकि हमको शुरू से तो पता ही था कि मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ रहा है, ये तो हम लोग देख ही रहे, जैसे इससे पहले भी जब हम लोग लिखते रहे नॉर्मली टेंशन लगा रहे, स्ट्रेन निकालते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हम लोग देखते हैं कि जब ये इंक्रीमेंट हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, तो ये चीज डेल एल आ गया, तो डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ एल, तो ये तो हम लोग पहले ही निकाल रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको हम लोग नॉर्मल और एक्सियल बोलते हैं, ये तो हमको पहले पता था, लेकिन हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब एक्सेली मतलब जब किसी चीज़ में हैंगिंग किया जाता है, लटकाया जाता है, तो यहाँ पे घटता भी है, तो वो कितना घटेगा, किसके रिस्पेक्ट में? आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो कितना घटता है, वो चेक करने के लिए हम लोग पॉइजंस रेशियो को लाए हैं। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, जो कि यानी कि इधर वाला जो हो जाता है, जो साइड में इसका डायमीटर में कमी आ जाता है, उस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, और नीचे में लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि इंक्रीज होता है। इसीलिए हम लोग ऊपर में क्या देते हैं? नेगेटिव देते हैं। ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग नेगेटिव लगाते हैं लेटरल स्ट्रेन में। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉइजंस रेशियो का जो वैल्यू है, ओके इसको हम मिटा दिए, इसको नहीं मिटाना है, यहाँ पे ये चीज़ रहने देते हैं। तो अब हम लोग देख ले कि भाई पॉइजंस रेशियो इक्वल टू आ जाता है माइनस लेटरल बाई आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर यूनिट का बात करेंगे, तो शुरू में ही मैंने बता दिया कि यूनिट लेस होगा। क्यों यूनिट लेस होगा? बिकॉज ऊपर में भी स्ट्रेन, नीचे भी स्ट्रेन, यहाँ पे भी स्ट्रेन आ जाएगा, यानी कि चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ पहले से भी कोई यूनिट नहीं था, नीचे भी वही सेम, यानी यहाँ भी यूनिट लेस, देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यूनिट लेस आ गया। थर्ड पॉइंट, जो आपका म्यू का रेशियो हो जाता है, पॉइजंस रेशियो का वैल्यू हो जाता है, वो कितना से कितना तक बढ़ता है या घटता है। तो याद रखना कि म्यू का रेशियो जो है -1 से लेकर 0.5 तक होता है। दूसरा टर्म में आप बोल सकते हो 0.5 को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0.5 है, पॉइंट हटाएं, नीचे में 10 आया, 5 2 10 यानी कि 1/2। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि -1 से लेकर कहाँ तक जाता है? 1/1/2 तक, इतना तक मेरा वेरी करता है पॉइजंस रेशियो। और ये पॉइजंस रेशियो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन मटेरियल। पॉइजंस रेशियो किस में करता है? डिपेंड
ऑन मटेरियल, ठीक है, डिपेंड ऑन मटेरियल। जिस तरह आपका ईवी जो है वो भी डिपेंड करता है मटेरियल पे, जी भी डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ हमको बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट मटेरियल का पॉइजन रेशियो होता है, उसका आप लोग नोट डाउन कर लो क्योंकि ये पूछता है। यहाँ पे आ जा रहा है आपका मटेरियल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइजन रेशियो। सबसे पहले आपको पूछा जाता है स्टील का, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या देगा वैल्यू आपको पूछ देता डायरेक्ट, व्हाट इज द पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील, तो आपको देना याद रखिएगा स्टील का जो पॉइजन रेशियो होता है 0.25 से लेकर 0.33 तक होता है। किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा आपका 0.27 से लेकर 0.30 तक। बट आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि देखो अगर मैं बोलूंगा कैसे आपका रहता है, जरूरी नहीं कि यही रहेगा। मान लो आपको देगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील, और ऑप्शन में आपका ए नंबर में रहेगा 0.21, बी नंबर में रहेगा 1 बी नंबर में आपका रहेगा 0. कुछ ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे कर लेते हैं 0.28, फिर ले लेगा बी नंबर में, सी नंबर आ जाएगा यहाँ पे, सी नंबर में 0.12 और डी नंबर में देगा 0.48। आपको आंसर लगाना बी, क्योंकि आप देख रहे हैं 0.28 किसके बीच में आ रहा है, देखो इसके बीच में आ रहा है 25 और 33 के बीच में पॉइंट, और यहाँ भी आ जा रहा है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीका से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है योर करेक्ट आंसर। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा आ जाता है क्या, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का पॉइजन रेशियो जो हो जाता है वो आपका 0.23 से लेकर ये आपका 0.27 तक वेरी करता है। ये भी किसी किसी में 0.21 से लेकर 0.26 रहेगा, तो इसी बीच में जो आपका होगा वो आंसर आ जाएगा। फिर आ जाए आपका रबड़। रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रबड़ का जो है मैक्सिमम रहता है पॉइजन रेशियो, कितना होता है मैक्सिमम पॉइजन 0.25, तो इसका 0.5 हो जाता है। कहाँ तक वेरी करता है 0.48 से लेकर 0.5 तक, राइट। फिर आ जाता है आपका लास्टली, आप देख लो यहाँ पे बस कॉर्क का देख लो, क्योंकि कॉर्क का होता है पॉइजन रेशियो 0, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ तो हो गया, और एक चीज़ जान लो लास्टली, यहाँ हम लोग क्या देखें कि लेटरल जो स्ट्रेन हो जाता है मेरा इंक्रीज, मतलब घटता है, सॉरी ये मेरा घटता है, नेगेटिव जाता है, जिसके चलते नेगेटिव लेते हैं, और मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ता है इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो यहाँ पे कि इफ लॉन्गिट्यूडनल strain increase then lateral strain decrease। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि लेटरल जो हो जाता है लेटरल स्ट्रेन, और इसीलिए हम लोग लेटरल स्ट्रेन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। समझ आया? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे बल्क मॉडुलस के बारे में। तो लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट जो आपका कांस्टेंट है दैट इज योर बल्क मॉडुलस। क्या है आपका बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस, हम लोग बल्क मॉडुलस को वॉल्यूम मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम मॉडुलस भी बोलते हैं, जिसको के से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो बल्क मॉडुलस क्या आ जाता है, अगर मैं बोलूँ बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय हो जाता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है स्ट्रेस जो नॉर्मली निकालते हैं, नॉर्मल में परपेंडिकुलर वाला, यानी कि आप बोल सकते हो कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो अपन फोर्स अपन एरिया हो जाता है। ये चीज़ तो मैं पहले बता चुका हूँ, फोर्स अपन एरिया, और ये कैसा हो जाता है आपका नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल एरिया हो जाता है, ठीक है, जो मेरा परपेंडिकुलर लगता है ये वाला टाइप से, ठीक है, ओके। तो नॉर्मल फोर्स अपन एरिया। आप देखो यहाँ पे बात कर रहा है स्ट्रेन का, और स्ट्रेन हमको क्या पता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बट यहाँ पे बात कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक का, मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक इस तरह का कोई रहेगा 3D में मान लो, तो पूरा वॉल्यूमेट्रिक में कितना चेंज आ रहा है इसका, ठीक है। जो हम लोग लेते हैं नॉर्मली स्ट्रेन इक्वल टू क्या लेते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये लेंथ का बात कर रहा है कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। लेकिन बात करेंगे अगर पूरा वॉल्यूम का, इस वॉल्यूम का अगर बात करेंगे कि वॉल्यूम में कुछ डिक्रीमेंट, जैसे छोटा हो गया, इस जब चारों तरफ से कंप्रेस फोर्स लगाएं, ये छोटा अगर कॉम्पैक्ट हो गया इतना छोटा, तो हम लोग वॉल्यूम में कितना चेंज है वो अगर देखेंगे तो यहाँ का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखो ये चीज़ हो गया आपका ऊपर में, ये चीज़ हो गया नीचे में, ऊपर में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट का इसका बात करूँ कि के का यूनिट क्या हो जाएगा, के का यूनिट क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही तो हम लोग लिखेंगे के इक्वल टू, ठीक है। इस सबको मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली आप बोल सकते हो कि के इक्वल टू, या आप लिखो पहले फिर से, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि के इक्वल टू बोल सकते हैं स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल यहाँ कर देते हैं, और हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ये चीज़ आप नॉर्मली लिख सकते हो कि ये भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही चीज़ को रहने दो,
यूनिट का अगर बात करेंगे तो हमको पता है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। और फिर से वही स्ट्रेस अगर बात करेंगे तो फिर से मेरा आ जाएगा क्या, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पे क्या देखें कि ये जो है फोर्स वो सबके साथ मेरा सेम रहता है। ढेर सारा चीज़ का यहाँ पे हम लोग बात किए, कौन कौन सा यहाँ पे नोट डाउन करके यहाँ पे लिख लो। फाइनली अभी तक हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, लाइक अभी हम लोग बात किए थे पहले तो प्रेशर का, ठीक है, फिर हम लोग बात किए थे आपका स्ट्रेस का, ये प्रेशर हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। देन हम लोग बात किए थे शेयर स्ट्रेस फिर हम लोग बात किए थे नॉर्मल स्ट्रेस, अभी जैसे मुझे बताया नॉर्मल स्ट्रेस। फिर हम लोग बात किए थे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग मॉडुलस डायरेक्ट बोल लो ई का। फिर हम लोग बात किए थे आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि जिसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस, यानी कि जी का। देन हम लोग बात किए थे अभी शेयर मॉडुलस का भी बात कर दिए हैं, यानी शेयर मॉडुलस उसी को बोलते हैं, जी कोई, तो बात एक ही है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। और क्या मेरा हो गया, लाइक बल्क मॉडुलस, अभी जस्ट हम लोग देखें बल्क मॉडुलस, ये सब का यानी कि इसको के सबका सेम यूनिट होता है, ये सबका क्या हो जाता है, मेरा सेम यूनिट हो जाता है। क्या यूनिट होता है, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो पास्कल। सबका मेरा सेम यूनिट होता है, सेम डायमेंशन होगा। अच्छा, इस सभी का अगर मैं डायमेंशन का बात करूं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो देखो आपको पता है कि न्यूटन का क्या हो जाता है आपका mL/-2, ये सबको पता है। और आपका नीचे में क्या रहे हैं, मीटर स्क्वायर, एरिया हो जाता है, एरिया का मीटर लेते हैं, और मीटर का हम लोग लेते हैं लेंथ वाइज में देते हैं ना, लेंथ लेते हैं मीटर का, तो L पे पावर 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे mL/-2, ऊपर जाएगा L तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 एगो कट जाएगा, यानी कि L यहाँ पे क्या जाएगा, एक नेगेटिव बच जाएगा, तो m-1 यहाँ भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि एक L से L खत्म, एक ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये डायमेंशन हो गया, सभी का डायमेंशन होगा, चाहे प्रेशर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और पॉइजन रेशियो का तो यूनिटलेस होता, कोई यूनिट होता नहीं है, इसका यूनिटलेस। और अगर बात करेंगे स्ट्रेन का भी, तो इन दोनों का कोई यूनिट नहीं होता। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन, और ये हो गया आपका पॉइजन रेशियो, इन दोनों का कोई यूनिट होता ही नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और अगर बोलेंगे सर ये mL/-2 कहाँ से आया, तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग केजी से में डिफाइन करते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। और नीचे में पहले से ही टाइम का भी हम लोग यूनिट लेते हैं सेकंड में, जो फंडामेंटल यूनिट होता है। तो क्या निकला मेरा केजी, और यहाँ हो गया मीटर, और सेकंड पहले से था, और एक सेकंड ऊपर से आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका हम लोग डायमेंशन देंगे, ये तो आपका यूनिट हो गया फोर्स का यूनिट, जिसको हम लोग इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसी को न्यूटन। बट अगर हम लोग बात करेंगे इसको न्यूटन ना लेके कि इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा वो बताया, तो डायमेंशन देख लो यहाँ पे केजी की क्या होता है, मास होता है। फंडामेंटल मास में हम लोग केजी को मेजर करते हैं, तो मास, ठीक है, मास ले लिए। और मीटर लेंथ में L, और नीचे में क्या सेकंड का क्या लेता है, टी लेता है 2, तो क्या आएगा mL/-2, -2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर चल जाएगा। तो आप देखो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं mL/-2, इसलिए फोर्स का ये आपको याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन mL/-2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायमेंशन भी इसका देख लिए, किसका, ये सभी का डायमेंशन, और सभी का मेरा सेम यूनिट होता है। सेम यूनिट क्या हो जाता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, सभी का सेम यूनिट। ये मैं बहुत बार करा दिया हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सेम यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, या पास्कल। बात समझ में आया कि नहीं ये चीज़। और बल्क मॉडल आप देख लिए क्या हो जाता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ आया, चलो ये चीज़ हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिलेशन। अभी तक मैंने कौन कौन कांस्टेंट का हम लोग बात किए थे भाई, आप लोग को जैसे बताए थे कि यहाँ पे रिलेशन देखने वाले, ठीक है, रिलेशन बिटवीन या फिर एमंग किसका पहले पढ़े मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर पढ़े हम लोग बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो। सबके बीच में रिलेशन होता है जहाँ से भर के क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कोई भी एग्जाम में। फर्स्ट रिलेशन इज योर ई इक्वल टू आ जाता है 2g1 + म्यू, जहाँ पे आपको पता है कि ई आपका क्या है, ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। आपका जी क्या है, जी आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस, और इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस भी। फिर आ गया आपका सेकंड नंबर दे देते हैं म्यू भी देख लो, म्यू क्या आपका है, पॉइजन रेशियो। क्या आपका, सॉरी एक सेकंड इसको अच्छा से लिख देते हैं, वैसे बहुत बार मैं बता दिया हूँ, ठीक है, फिर भी आप जान लो पॉइजन रेशियो, सब तो आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है, जो बच्चा से देख रहा है। ई इक्वल टू आता है आपका, एक आता 3k1 - 2 म्यू। क्या यहाँ पे क्या बल्क मॉडुलस है, क्या यहाँ पे बल्क
मॉडुलस, ठीक है, ये बल्क मॉडुलस होता है। थर्ड नंबर में आपका आ जाता है कि E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइड बाई 3 kg, 9 kg डिवाइड बाई जाता है 3K प्लस जी। एंड फोर्थ नंबर में एक आ जाता है म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G एंड डिवाइड बाई जाता है 6K प्लस 2G। यहाँ पे 6K प्लस 2G है, क्या है ये वाला 6K है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, 6K प्लस 2G है। समझ आया? ये सभी जो रिलेशन है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो आपको डायरेक्ट रिलेशन पूछ देता है और कभी कभी आपसे इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये दोनों एटलीस्ट ये दोनों आप लोग एकदम याद रखना, ये दोनों से एटलीस्ट ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। हो सके तो प्लीज़ इसको भी आप लोग याद कर लेना, और अगर ये भी हो जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि ये आपका पॉइजन रेशियो से आता है, ठीक है। वैसे आपका निकलता सारे यही दोनों से ही, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आई विल गिव यू अ शॉर्ट क्वेश्चन, सो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसे मैं खुद करके आपको बताऊंगा कैसे। ये आपका गेट में पूछा गया है 2014 में, एसएससी जेई में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों में पूछा गया। क्वेश्चन आपका क्या है, बोलेगा आपको कि पॉइजन रेशियो ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज 0.4, ठीक है। 0.4 आपका दिया गया पॉइजन रेशियो, तो आपको निकालना है दी रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू दी यंग्स मॉडुलस इज, क्या होगा बताइए। ये चीज़ पूछा गया। ऑप्शन में आपको हम दे देते हैं, मान लो 0.51, बी नंबर में 0.41, सी नंबर में 0.21 एंड डी नंबर में 0.23 आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपली आपको पता है यहाँ पे किसके किसका दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि रिजिडिटी जी का बात कर रहा है यहाँ पे, और यंग्स मॉडुलस यानी ई का बात कर रहा है। इन दोनों के बीच में मतलब जी डिवाइड बाई ई, यही तो रेशियो बोला है। इसी रेशियो इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड करना हमको। एंड म्यू का वैल्यू मुझे दिया हुआ, म्यू पॉइजन रेशियो का वैल्यू दिया 0.4 दिया है। चलो ठीक है, रिलेशन अभी हम लोग 4 देखे ना, तो देखो कहाँ कहाँ पे बात कर रहा है, ई जी और म्यू का, ई जी और म्यू का। देखो ई है, जी और म्यू है, कहाँ पे ई जी म्यू है, यहाँ पे देखो ई है, जी है और म्यू है, इसी में आ गया। यहाँ देखो के दिया गया था, इसको हमको नहीं लेना, यानी इसको लेना है, पहले वाले को लेना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्या रिलेशन मेरा था, यहाँ था ई इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे, हमको जी बाई ई चाहिए, तो पहले चलो ई बाई जी कर देते हैं, जी को इधर ले आते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा 1 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना 0.4 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0.4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ आ जाएगा 1.4, राइट। इंटू हम लोग कर देंगे, यानी ये जो पॉइंट को हटाएंगे नीचे लाएंगे 10, यहाँ से इसको काटेंगे 2 5 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 15/5 आ गया, 14/5 आ गया, क्या गया मेरा 14/5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ई बाई जी इज इक्वल टू 14/5, लेकिन हमको बोला क्या गया है जी बाई ई, यानी कि आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है। तो जी बाई अगर ई कर देंगे तो इसको भी हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो आ गया मेरा क्या 5/14, क्या आ गया मेरा 5/14। और अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे पॉइंट में तो आपका आएगा 0.41, ये आपका आंसर मिल गया। तो दैट्स इट, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इजी लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये टॉपिक एकदम खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया जिस तरह का रिलेशन था। अब हम लोग देखेंगे बार, जैसे अभी अब तक हम लोग एक बार देख रहे थे ना, इस तरह का कोई बार है, इधर दोनों तरफ से हम लोग टेंशन लगाएंगे या फिर कंप्रेशन लगाएंगे, तो टेंशन और कंप्रेशन के चलते यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, घट जा रहा था मेरा लेंथ, और यहाँ पे मेरा लेंथ बढ़ जा रहा था। अब हम लोग बात करेंगे जब ढेर सारा बार, यानी समझ लो कि जब ढेर सारा बार हम लोग ऐड कर देंगे, लाइक ये एक मेरा पहला है कोई, ये मान लो स्टील का है, ठीक है। ये मान लो फिर से एक जोड़ दिए हम लोग, ये कास्ट आयरन का है, फिर यहाँ पे कुछ जोड़ दिए, ये आयरन का है, ये कुछ जोड़ दिए। और तो जब ढेर सारा मटेरियल को हम लोग जोड़ देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड बार। तो हम लोग स्टेप्ड बार में देखेंगे कि मेरा इलोंगेशन कितना होगा। तो कैसे हम लोग लाएंगे, इसमें नॉर्मली देखेंगे कि भाई स्टील में कितना इलोंगेशन आएगा, वो पहले चेक करेंगे, डेलल निकालेंगे, फिर इसमें कितना डेलल आएगा, फिर इसमें कितना डेलल आएगा, चेंज इन लेंथ इसमें कितना आएगा, पहले तो स्ट्रेंथ से निकालेंगे, स्ट्रेंथ से ये निकालेंगे, फिर सबको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे और ये मेरा आंसर आ जाएगा। बट हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि डेलल का वैल्यू कितना आएगा। तो डेलल का वैल्यू के लिए कुछ छोटा सा आपको एक बताते हैं हम डेरिवेशन, मत डरिएगा, एकदम इजी बताएंगे क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो पहले पॉइंट आप लोग लिख लो, इलोंगेशन ऑफ बार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, इलोंगेशन ऑफ बार्स। और आपका थियोरेटिकली भी पूछता है
इलोंगेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, इलोंगेशन ऑफ बार स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज कि यहाँ पे मेरा एक क्या है, एक कोई बार है, स्टील का बार है या कोई भी बार ले लो, एज्यूम कर लो आप, ठीक है। ये इस तरह का है बार, ये इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ लेंथ L है लेंथ, ठीक है, लेंथ इसका L है, इसका कुछ एरिया है एंड इसमें क्या हो जाता है, हम लोग दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों सबसे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। टेंसाइल फोर्स के चलते यहाँ में कुछ इंक्रीमेंट हो गया एरिया में, मैं समझ लो कि ये एरिया जो है बढ़ के इतना हो गया, कितना हो गया, इतना बढ़ के इसका एरिया हो गया, लेट समझ लो इतना इसका एरिया बढ़ गया, ग्रीन वाला क्या हो गया, एरिया इतना इससे बढ़ गया है, यानी कि यहाँ जो एरिया बढ़ा है ये डेल एल एरिया इसका बढ़ गया है, डेल एल लेंथ, इतना लेंथ इसमें इलोंगेशन हो गया है, इंक्रीज हो गया लेंथ में। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मुझे पता क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ई एक आ जाता है, और ई जो हो जाता है वो होता है यंग मॉडुलस हो जाता है, और हम लोग को पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, और आपका स्ट्रेन क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ पे ई आ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हमको निकालना क्या, इलोंगेशन, यही वाला चीज़ हमको फाइंड करना, दिस वन, कि मेरा इलोंगेशन कितना हुआ। अभी हम क्या बोले थे, स्टेप्ड बार में जब ढेर सारा मेरा बार रहेगा ना, तो हम लोग सबको निकालना पड़ेगा कि इलोंगेशन कितना हुआ, कितना मेरा लेंथ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अगर मेरा नेगेटिव में आ जाएगा तो मतलब घटा है, समझ आया। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आया मीन्स क्या हो जाता है कि लेंथ मेरा डिक्रीज हुआ है। अगर मेरा पॉजिटिव आएगा उसका मतलब क्या, पॉजिटिव आने का मतलब है कि लेंथ में मेरा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। ये निकालना पॉजिटिव नेगेटिव से, बट हमको चाहिए किससे निकालना, डेल एल तो निकालना ही पड़ेगा, तो हमको डेल एल फाइंड करना है। तो डेल एल देख लो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डेल एल हमको ये वाला चीज़ चाहिए, सबको उधर भेज देंगे, मतलब पी आ जाएगा एल अपॉन ए ई, ये आ जाएगा मेरा डेल एल इक्वल टू, यानी कि आप बोल सकते हो कि इलोंगेशन एक बार का निकाले हम लोग, सिर्फ एक ही बार है, तो इलोंगेशन कितना निकल मेरा, ये चीज़ निकल, या फिर इसको बोल सकते हो आपका डिफॉर्मेशन भी। तो इलोंगेशन का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है, पी एल अपॉन ए, एकदम इसको रट लेना, पी एल अपॉन ए, क्योंकि हर बार ये चीज़ आप नहीं करोगे, वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, आपको पता होना चाहिए इलोंगेशन आपका डेल एल इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी चेंज इन लेंथ बोल सकते हो इसको, चेंज इन लेंथ, मतलब कितना चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ। और ये मेरा चेंज इन लेंथ जब मेरा पॉजिटिव होगा तो ये कब आ जाता है, जब मेरा टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लेंथ मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। और जब मेरा नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब कब आ जाता है, जब मेरा कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे लेंथ मेरा क्या हुआ है, घटा है, डिक्रीमेंट हुआ है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं आगे, इतना हम लोग देख लिए, अब यहाँ पे और एक चीज़ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखने वाला है कि चलो मान लेते हैं कि किस तरह का मेरा जब ढेर सारा सेक्शन हो जाता तब क्या हो जाता है। सिंगल बार के लिए तो सर बता दिए, मान लो ये कि आपका एक बार है पहला, इसके बाद यहाँ पे और एक दूसरा बार जुड़ा हुआ है, इसका डायमीटर एकदम यहाँ तक सेम है और इतना तक है, फिर ठीक है ये थोड़ा बड़ा तक जाता है, और इसके बाद फिर एक छोटा सा है, यहाँ पर एक जोड़ दिया गया, ठीक है। इस तरह का 3 बार है। इसका लेंथ मान लो L1 है, यहाँ से यहाँ तक L1 आपका यहाँ पे लेंथ है, इसका लेंथ जो है आपका L2 है, ठीक है, अलग अलग लेंथ का है, और यहाँ तक जो लेंथ है ये आपका L3 लेंथ दिया गया है, ठीक है। एरिया का बात करेंगे, इसका भी एरिया कुछ हो जाएगा, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है क्रॉस सेक्शन का, तो अलग अलग एरिया भी होगा। मैंने कहा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिपेंड करता है मटेरियल पे, ये कोई अलग मटेरियल का होगा तो इसका आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, तो E1 E2 E3 आ गया, राइट। हम अगर इन दोनों में लगाते हैं फोर्स लगाते हैं, वो कैसा फोर्स लगाएंगे, पुल वाला फोर्स लगाएंगे, यानी कि टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, नेट इलोंगेशन। जिस तरह 1 मिनट इलोंगेशन निकला है, इस तरह देखेंगे कि इसमें मेरा कितना इलोंगेशन आएगा। मुझे पता है कि इलोंगेशन निकालेंगे तो वो डेल एल आ जाएगा, तो डेल एल इक्वल टू क्या निकलेगा, पहला वाला के लिए आएगा डेल एल 1 आ जाएगा कुछ वैल्यू, इसके लिए आएगा डेल एल 2 वैल्यू आ जाएगा, और इसके लिए डेल एल आएगा 3, तो तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब डेल एल इक्वल टू आ जाएगा मेरा डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 एंड प्लस आ जाएगा डेल एल 3। और मुझे पता है कि डेल एल इक्वल टू चेंज इन नेट इलोंगेशन जो आता है, इलोंगेशन क्या आ जाता है, पी एल अपॉन ए, तो इसका आ जाएगा पी एल अपॉन ए ई। तो चूंकि पहला इसके लिए प्रेशर देखो, प्रेशर तो मेरा सेम लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर जो है, यहाँ प्रेशर सेम है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग इलोंगेशन लगाते हैं ना, तो उसके लिए नेट फोर्स मेरा 0 होना चाहिए, इसी में हमको बताना चाहिए था। यहाँ पे देखो कैसे, मान लो ये मेरा बॉडी है,
ये बॉडी यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है। ये पी और पी हम लोग क्यों लेते हैं, P1 P2 क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सेम होना चाहिए। यानी कि इसका वैल्यू अगर 100 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, तो इधर से भी 100 न्यूटन का ही लगेगा, तभी जाके ये बॉडी स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहेगा। बात समझ में आया। जैसे कि आप अगर मान लो ये एक टेबल है आपका, और ये टेबल है, टेबल में कोई किताब रखा हुआ है, तो किताब क्यों है यहाँ पे स्टेशनरी क्यों है, इस रीजन से है ना, क्योंकि ऊपर से लग रहा है एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और नीचे से एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जिसके चलते इसको स्टेबल बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो ये तो मूव करके या तो नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर चलते रहेगा, उड़ते रहेगा। उस तरह इस बॉडी में अगर कहीं से भी मान लो इधर से 200 न्यूटन लग गया तो ये तो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन आएगा तो वहाँ पे स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होगा, ना तो इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन भी तो देखने को नहीं मिलेगा ना हमको, क्योंकि भाई उसमें तो मोशन में आ गया। समझ रहे हो ना कैसे, देखो बात समझो कि यहाँ से लेट सपोज लो कि इधर से क्या आ गया 200 न्यूटन का, और इधर से मात्र जो लगा रहा है वो 100 न्यूटन का लगा रहा है, तो 100 न्यूटन तो रोक नहीं पाएगा, इसमें मूवमेंट आ जाएगा इधर, तो इसका तो वैल्यू खत्म हो गया। अभी चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, जाते रहेगा जाते रहेगा। तो भाई इलोंगेशन कब होगा, कब होगा, जब इधर से खींचेगा कोई तब ना। इसको जब नहीं जाने देगा, जबरदस्ती इसको टाइट से कहीं दीवार से फिर कहीं से इसको फिक्स कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, फिर अब जब फोर्स लगा तब नहीं इलोंगेशन देखने को मिलेगा। ये तो मूवमेंट हो ही रहा, तो इलोंगेशन कहाँ से रहेगा। तो इसीलिए याद रखना कि नेट फोर्स मेरा 0 होना चाहिए, या फिर दोनों तरफ से जो लोड लगता है वो मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये इसका वैल्यू मेरा सेम हुआ, तभी जाके इलोंगेशन मुझे देखने को मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, श्रिंक करे या फिर आपका इलोंगेट करे। समझ आया, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोड मेरा तो सेम है, तो यहाँ पे P तो सेम रहेगा, लेकिन वहाँ लेंथ मेरा अलग है तो L1 अलग हो जाएगा, एरिया अलग है तो A1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। सेम इसी तरह मेरा P L2 A2 एंड E2, थर्ड वाले के लिए P L3 A3 एंड E3, राइट, ये चीज़ आ जाएगा। अगर यहाँ मेरा P सेम है तो P को हम लोग कॉमन में ले सकते हैं। P कॉमन में लेते क्या आएगा, L1 डिवाइड बाई A1 E1 प्लस L2 डिवाइड बाई A2 E2 प्लस L3 डिवाइड बाई A3 E3। लेट समझ लो कि इसका एरिया मेरा सेम रहता है, इस सब का मेरा एरिया सेम रहता है। मान लो इस तरह का ना होके मेरा कुछ सेक्शन ऐसा रहता, ऐसा रहता, चलो यहीं पे बता रहे हैं, सेक्शन मान लो कुछ ऐसा मेरा रहता, 3 अलग अलग मटेरियल रहता है। ये मेरा स्टील रहता है जिसे मैंने कहा था, ये कास्ट आयरन रहता है, और ये आपका माइल्ड स्टील रहता है। ये भी तो हो सकता है, सबको क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग थर्मली हीट करके दोनों को जोड़ दिए, ऐसा हो सकता है अलग अलग मटेरियल का। तब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एरिया मेरा एकदम सेम है, A1 A2 और A3 जो है ये मेरा सेम है, मतलब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 है, ये भी हो सकता था। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते, एरिया भी कॉमन में लेते, मतलब क्या आ जाता, P अपन A आ जाता कॉमन में, बचते हैं क्या क्या L1 डिवाइड बाई E1, फिर इस आ जाता L2 डिवाइड बाई E2, फिर आता L3 डिवाइड बाई E3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से मुझे डेल एल मिल जाएगा और मेरा नेट इलोंगेशन मिल जाएगा, क्योंकि इस आपके बार में नेट इलोंगेशन देखने को मिल रहा है कितना, यानी कितना मेरा ये इंक्रीज कर रहा है लेंथ या डिक्रीज कर रहा है। अगर मेरा फाइनल वैल्यू आ जाता वो जैसे मैंने कहा कि डेल एल का वैल्यू मेरा नेगेटिव आ जाता तो हमको पता चलता भाई इसमें कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये टेंसाइल है, जरूरी नहीं कि टेंसाइल रहे। बात समझ में आया, क्योंकि लोड वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको। तो जब नेगेटिव आता समझ लेना कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि ये घट रहा है, लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है, प्लस होगा तो समझ लेना कि लेंथ में मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। समझ आया। नाउ अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, एक बहुत ही अच्छा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उसके थ्रू हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, और ये क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले आपको और एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, देखना चाह रहा हूँ कि ये सारा चीज़ आपको आ रहा है कि नहीं, कौन कौन सा। देखो अभी अब मैं एसएससी जेई का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये एसएससी जेई आपको पूछा गया 2013 का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज ऑलवेज लेस देन। बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया 1, ऑप्शन बी नंबर आपको दिया है 0.2, ऑप्शन सी आपका दिया 0.4 और ऑप्शन डी दिया 0.5। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पॉइजन्स रेशियो जो हो जाता है म्यू का वैल्यू जो है वो वेरी करता है आपका -1 से लेकर 0.5 तक, मैंने बताया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा कुछ टफ नहीं पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे आरआरबी जेई का क्वेश्चन है एक है, ठीक है। आरआरबी जेई का कैसा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ बोला गया कि हुक्स लॉ जो हो जाता है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स
अप टू कहाँ तक जो है हुक्स लॉ मेरा होल्ड करता है, गुड्स का बात कर रहा है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे होल्ड्स गुड का बात कर रहा है। चलो ऑप्शन पहले देख लो, ऑप्शन यहाँ बोला है यील्ड लिमिट तक, यील्ड पॉइंट बोल लो। बी नंबर में यहाँ दे देंगे चलो हम आपको इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। सी नंबर में हम दे देते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, लिमिट। एंड डी नंबर में आपको दे देते हैं नन, कोई नहीं आंसर है, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। मैंने कहा था कि जो आपका जैसे स्ट्रेन स्ट्रेस का अगर हम लोग देखेंगे ग्राफ तो इस तरह का करके जाता है, ऐसे 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 करके ऐसे जाता है, वैसे मैं इसको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट रहता है एकदम सामने सामने, एक रहता है प्रोपोर्शनल लिमिट, एक रहता है इलास्टिक लिमिट। हम लोग पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से क्या देखें, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, लिमिट यानी कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का। मतलब यहाँ पे इलास्टिक लिमिट करने का मतलब क्या है कि यहाँ तक अगर हम फोर्स को लगाते हैं तो उसमें जो स्ट्रेन आएगा बॉडी में, डिफॉर्मेशन आएगा, चेंज इन लेंथ या डिक्रीज या घटेगा, वो जब छोड़ देते हैं फोर्स को तो रिगेन अपना शेप एंड साइज में आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं बताया था एक चीज़ कि गुड, यहाँ पे क्या बोला कि होल्ड्स गुड, मतलब अच्छा कहाँ तक करता है, क्योंकि देखो अगर इलास्टिक लिमिट तक वेरी करता है लेकिन यहाँ तक ना थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, बहुत ही कम, माइनर एकदम 0.1 कम। लेकिन अगर बोलेंगे एकदम पूरी का पूरा रिकवर कहाँ तक हो जाता है, वो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। यहाँ तक मैंने कहा था कि यहाँ तक तो होता है, लेकिन गुड्स अगर बोला जाए गुड्स कहाँ तक होगा तो गुड्स अप टू हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक एकदम गुड्स मतलब 100% रिकवरी आ जाता है, इस यहाँ तक इलास्टिसिटी तक थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी और करेक्ट आंसर। तो ये आरआरबी जेई का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, एसएससी जेई में और एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था एसएससी जेई 2017 का ये आपका क्वेश्चन है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन आपको क्या दिया है, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। बी ऑप्शन क्या दिया आपको, बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस, आप लोग समझ जाएंगे। एंड सी नंबर दिया है पॉइजन्स रेशियो। 1 मिनट, पॉइजन्स रेशियो। एंड डी नंबर में हम आपको दे देते हैं शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। देखिए ये भी इजी, आप लोग पकड़ लिए होंगे तो करेक्ट आंसर विल बी पॉइजन्स रेशियो में हो, क्योंकि इसका कोई यूनिट होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन से स्ट्रेन कट जाता है। बल्क मॉडुलस ऑब्वियसली के का वैल्यू हो जाता है, के का वैल्यू हम लोग देखे थे, इसका होगा ही होगा। शेयर स्ट्रेस का तो वैल्यू होता ही होता है। और यहाँ पे शेयर मॉडुलस, तो शेयर मॉडुलस का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी नंबर, पॉइजन्स रेशियो का कुछ भी मेरा यूनिट नहीं होता है, यानी कि वो डायमेंशन लेस होता है। यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन कहाँ से आएगा, ठीक है। ऐसा हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट बार, जो अभी हम लोग पढ़ें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे आज के क्लास को एंड, ठीक है। क्वेश्चन मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपका कंपोजिट बार से वो हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। एक दिया मेंबर ए बी सी डी, ए मेंबर ए बी सी डी सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एज सोन इन फिगर। मैं अभी फिगर बताऊंगा, ठीक है। सोन इन फिगर आपको डिटरमाइन करना है, यानी आपको निकालना, फाइंड करना है टोटल चेंज कितना हो रहा है, टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक है। ये चीज़ आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि ई का वैल्यू जो लेंगे वो आप लोग दिए 200 गीगा पास्कल। सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे देख रहे कि आंसर मेरा किस में आएगा, गीगा पास्कल में दिया है। मैंने क्या बताया था, किलो न्यूटन पर एमएम में लेंगे आंसर हम लोग। कोई भी जो फोर्स लेंगे किलो न्यूटन में लेंगे, ओबियसली हमको आंसर गीगा पास्कल में मिल जाएगा। पहला चीज़ तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया, फिगर कुछ इस तरह का दिया गया है। ये कुछ यहाँ पे एक कंपोजिट बार है, इसके बाद फिर इस तरह का एक बड़ा सा है, और इसके बाद एक यहाँ पे और एक दिया गया है, ये दिया गया है। दोनों में मेरा यहाँ पे दिया गया आपका 20 किलो न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। इधर से मेरा टेंसाइल फोर्स लग रहा है 10 का,
10 किलो न्यूटन का लग रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो लग रहा है ये आपका लग रहा है 40 किलो न्यूटन का टेंसाइल लग रहा है इधर से, और ये आपका इधर से लग रहा है टेंसाइल कितना का लग रहा है, 50 किलो न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। एरिया भी आपको दिया गया है, यहाँ पे एरिया जो है इसका एरिया दिया गया है आपको 300 किसमें mm² में हम दे देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं, mm² पहले से ही है। इसका भी एरिया दिया गया 500 दिया गया, 500 mm² दिया गया है। ठीक है, एंड इसका भी A3 का एरिया दे देते, कितना देते हैं हम लोग, 400 दे देते हैं mm²। तो आपको निकालना इलोंगेशन, लेंथ भी हम बता देते हैं। इसका जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे मान लो आप लोग कितना, इसका लेंथ जो है L1, इसका लेंथ दिया आपको 200 mm। इसका अगर L2 का बात करेंगे तो इसे दे दिया आपको 600 mm का, और L3 का जो लेंथ है, लंबाई है, ये आपका 200 mm का है। अलग है अगर G का E का वैल्यू सबका देखो, E का वैल्यू मेरा सेम है, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, कुछ तो आइडिया लग रहा ना कि अगर इसका भी E का वैल्यू मान लो E1 है, ये E2 है और ये आपका E3 है, इसका भी वैल्यू आपका 200 है गीगापास्कल। ठीक है, इसका भी है आपका 200 गीगापास्कल और इसका भी है 200 गीगापास्कल। इसका मतलब समझ में आया कि सब जो मटेरियल है वो मेरा सेम मटेरियल है, क्योंकि एक मटेरियल का ही जो है जी का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू सेम होता है। तो कुछ भी है जो भी है मटेरियल मेरा सेम है, समझ आया, ये चीज़ आप लोग कॉमन लगाए होंगे। अब मुझे निकालना क्या, चेंज इन इलोंगेशन। आपको पता है चेंज इन इलोंगेशन क्या निकालेंगे, PL/AE निकालेंगे। ये पहला पार्ट का निकालेंगे, मेरा लोड जो है वो हमको निकालना पड़ेगा, लेंथ भी निकालना पड़ेगा, एरिया भी निकालना पड़ेगा, ई मेरा सेम है तो ई मेरा कांस्टेंट रहेगा। फिर इसी तरह हम लोग करेंगे P2 प्लस कर देंगे जो भी आएगा मेरा वैल्यू, P2 L2 A2 और E सेम है मेरा, प्लस कर देंगे हम लोग P3 L3 डिवाइड बाई A3 एंड E। तो हम लोग देखेंगे कि ये कितना मेरा वैल्यू आएगा, यही चीज़ हमको निकालना है, समझ आए। तो चलो हम लोग 1 बाई 1 करके, पहले तो हमको फोर्स को निकालना है, उस चीज़ को हम लोग कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, या फिर एक चीज़, चलो अगर मान लो यहाँ पे GPA आपको ना समझ में आए तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लो किलो न्यूटन में। जैसे किलो न्यूटन हम क्या बोले थे इसको, तो इसको चलो कन्वर्ट करके हमको बता देते कैसे आपको कन्वर्ट किया जाता है। ई का वैल्यू कितना दिया आपको, 200 गीगापास्कल है। ठीक है, 200 गीगापास्कल, आपको पता है गीगा मीन्स क्या होता है, 10⁹, तो सिंपली करोगे 200 इंटू 10⁹ पास्कल, राइट। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली करेंगे कि 200 इंटू 10⁹ न्यूटन, क्योंकि आपको पता पास्कल क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हमको mm में कन्वर्ट करना है क्योंकि सबको ही mm में दिया है, तो चलो mm में ले आते हैं। तो न्यूटन, और हमको पता है कि 1 mm इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁻³ मीटर हो जाता है, ये मैं पहले बता दिया हूँ। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, इसलिए कि 2 को 3 किस लिए आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे mm का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीटर mm² में हम लोग लेंगे, ये हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं mm² में, यानी कि मीटर स्क्वायर से mm² में जा रहे हैं, समझ आए, मीटर से mm में। तो 10⁻6, 3 और 3 6 कर दे रहे हैं, समझ आए। डायरेक्ट भी हम यहाँ पे 6 भी लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 10⁻, हम लोग चलो 3 ही कर देते ईजी करने के लिए, यहाँ पे mm² 2 है इसीलिए। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, तो यहाँ से 6 कटा, यहाँ पे 3 बचा, तो कितना बचा, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10⁻3, तो इसको किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा 200, यहाँ पे इसका मतलब किलो होता तो किलो न्यूटन पर mm²। आप देख लो मैंने क्या कहा था, पहले ही मैंने कहा था कि अगर मेरा किलो न्यूटन पर mm में आएगा तो वो गीगापास्कल में आता है। आप देख लो ये बराबर मेरा आ गया ना, यहाँ कितना दिया था 200 गीगापास्कल, तो 200 गीगापास्कल इज इक्वल टू, आप क्या देख रहे हैं कि मेरा ये किलो न्यूटन में आता। तो ये हमेशा आंख बंद लेना कि अगर मेरा गीगापास्कल में दिया है तो हर चीज़ को हम लोग किलो न्यूटन में फोर्स को लेंगे, और जो भी मेरा दिएगा, जैसे देखो एरिया हम सब mm में दिए, इसीलिए आप लोग को देखो mm में सब दे दिए हैं, और मेरा जो फोर्स लगेगा वो भी देखो किलो न्यूटन में दे दिए, क्योंकि स्टार्टिंग है तो आप हड़बड़ाई नहीं, किलो न्यूटन में दे दिए, ऑब्वियसली आंसर मेरा गीगापास्कल में आ जाता है, कन्वर्ट करके आपको प्रूफ भी करा दिए, समझे, क्योंकि ये भी बहुत सारे लड़का को नहीं आता है, इसी में फंस जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 करके। सबसे पहले ये सेक्शन हम लोग मान लेते हैं, ये ABCD बोला था ना, ABCD, तो सबसे पहले हम लोग AB सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे मेरा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके, चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ 1 मिनट, ताकि मुझे बनाने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पे हम लोग सॉल्व अब करेंगे क्वेश्चन को, इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। 1 मिनट,
ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं पहला सेक्शन में। यहाँ हम लोग बात करेंगे चेंज इन लेंथ। फर्स्ट नंबर में चेंज इन लेंथ इन सेक्शन ए बी में देख रहे हैं। ए बी मेरा कैसा था, कुछ इस तरह का था ना, ए बी, यहाँ ए था, ये बी था। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे फोर्स 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इस सेक्शन का। इस सेक्शन में देखो कि कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे एक तो 40 न्यूटन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, टेंसाइल फोर्स न्यूटन 40 न्यूटन फोर्स कर रहा है। और यहाँ पे देखो 50 कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, तो यहीं पे आप ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पे 50 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। और इसके बाद देखो यहाँ पे 20 लग रहा है, कैसा रहा, टेंसाइल, तो यहीं पे आप ऐड कर दो, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन ऐड कर दो। बात समझ में आए? इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टेंसाइल एक लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन पे जा रहा है, कितना का, मेरा 10 किलो न्यूटन का एगो लग रहा फोर्स, तो यहाँ पे 10 कर दिए। अब देखेंगे 20 सेक्शन में सारे फोर्स को यहाँ पे कंसिडर कर देंगे। तो कौन कौन सा था, एक तो मेरा 40 दिया गया था, तो यहाँ पे इस तरह लिख दो, 40 किलो न्यूटन का एगो फोर्स मेरा लग रहा है, टेंसाइल लगा। इसके बाद यहाँ पे देखो 50 का मेरा यहाँ पे कंप्रेसिव, मतलब जब यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन पे जा रहा है ना, इस एरो जा रहा है, तो इधर एरो कर दो, कितना लग रहा है मेरा 50, तो 50 किलो न्यूटन का यहाँ लग रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे 20 का, तो यानी कि कैसा भाग रहा है, इस तरह भाग रहा है, तो यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का टेंसाइल लग रहा है। अब बस यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे 20 गया आपका इस डायरेक्शन पे और 50 गया इस डायरेक्शन में, इधर गया, तो दोनों को सबको हटा के कितना हो जा रहा है, देखो ध्यान से, टेंसाइल को ले लो आप लोग प्लस, तो यहाँ पे 40 कैसा है, टेंसाइल है, तो 40 को ले लेंगे प्लस, ये कंप्रेसिव है, माइनस कर दो 50 को, कंप्रेसिव है, नेगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको कर दो क्या, टेंसाइल है तो पॉजिटिव लिख लो, और 20, तो यहाँ क्या देख रहे हो 50 और ये, तो हो जाएगा मेरा 40 50 60 और -50, तो आपका 10 आ गया। समझ आया? एकदम बच्चा जैसा हम कर दिए। तो यहाँ क्या देखने को मिला, 10, और 10 मेरा पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव माना टेंसाइल, यानी कि मेरा ऑल ओवर जो मिला यहाँ पे 10 मिला। कितना मिला हमको, 10 मिला, जो कि टेंसाइल फोर्स मिला। तो यहाँ से मुझे एक तो मेरा पता चल गया कि P1 में कितना मिलेगा, 10 किलो न्यूटन का मिला, और ये पॉजिटिव मिला पहला। समझ आया कि नहीं ये चीज़? तो सिंपली हम लोग यहाँ का चेंज इन लेंथ निकालेंगे, यानी कि P∆L1 निकालेंगे कि ∆L1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे PL/A आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे, ई तो वैल्यू सेम है। लोड का वैल्यू मेरा कितना निकला, 10 निकला। फिर हम लोग एल हम लोग को दिया गया ना, इसका कितना गया, 20 दिया गया था, तो हम लोग 200 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, एरिया मुझे दिया गया था ना, एरिया कितना दिया, 300 दिया गया था, तो 300 यहाँ पुट कर देंगे। एंड मुझे और क्या पता चला, ई का वैल्यू मुझे कितना निकाले थे, 200 था, तो यहाँ पे 200 वैल्यू पुट कर देंगे। समझ आए? बस यही करना। अब इसको हम लोग करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे ये 202 गया, 202 गया, 2 खत्म, यहाँ 0 गया, तो 1/30 आ गया। 1/30 को अगर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लिखेंगे, 30 से हम लोग करेंगे तो पॉइंट रहेगा 1 0 और एक पॉइंट रहेगा और 1 0, 100 आ गया। 3 से देंगे तो आ जाएगा कितना है यहाँ पे 990, तो यहाँ से फिर तो 0.33, तो इसका वैल्यू आ गया 0.33। तो यहाँ पे ∆L1 इक्वल टू आ गया 0.33। यहाँ देखो पॉजिटिव क्यों वैल्यू है, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये चीज़ समझ आया? यहाँ पे क्या है, मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आया ना, इट मीन्स ये टेंसाइल है, और देखो यहाँ टेंसाइल लगा हुआ है। समझ आया? तो ये चीज़ तो हो गया पहला। ये हम लोग पहला पॉइंट का बात किए, मतलब अभी हम लोग सिर्फ इस सेक्शन का बात किए, सिर्फ यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे हम लोग AB सेक्शन का बात किए। अब जो हम लोग लेंगे, ग्रीन से हम हाईलाइट से दिखा रहे हैं, हम लोग इस सेक्शन का बात करेंगे कि भाई इस सेक्शन में कितना कितना मेरा लोड पड़ रहा है। तो चलो फटाफट इसको भी कर लेते हैं हम लोग। चेंज इन लेंथ यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर में, चेंज इन लेंथ इन सेक्शन बी एंड सी में हम लोग देख लेते क्या है, बी एंड सी क्या क्या यहाँ पे है। देखो यहाँ पे तो बी में मेरा क्या क्या था, यहाँ पे मैं बहुत सारा चीज़ लिख दिया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, बी में आपका कुछ, अगर मैं ओरिजिनल सेक्शन बनाऊँ, ओरिजिनल आपका कुछ इस तरह का था। ठीक है, मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ फट से। यहाँ पे आपका था 10 किलो न्यूटन का, यहाँ पे आपका दिया गया था 40 किलो न्यूटन का, यहाँ पे आपका दिया गया था 50 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे दिया गया था टेंसाइल 20 किलो न्यूटन का। हम लोग इस सेक्शन का बात कर रहे हैं, ABCD में BC का बात करें तो BC में आप देखोगे तो इस सेक्शन में बात करें हम लोग, इस सेक्शन में देखेंगे और इस सेक्शन में देखेंगे। यहाँ एक तो ये आपका 40 लग रहा है, मतलब इधर जा रहा है मेरा 40, इधर मेरा कितना जा रहा है आपका 40 लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 40 कर देंगे। यहाँ नहीं, बाहर में ही हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह कर देंगे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा 40 किलो न्यूटन। फिर हम लोग देखेंगे 50 आ रहा कंप्रेसिव, मतलब 50 मेरा इस तरह भाग रहा है टेंसाइल में, 50 किलो न्यूटन यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पे क्या देखेंगे 10, देखो ये भाग रहा है इधर ही, तो इसको भी इधर ही ला देंगे। 10 कितना जा रहा है, ठीक है, 10 यहाँ पे क्या जा रहा है, इतना जा रहा है। 1 सेकंड, यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इस सेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे
10 और आपका फिर 40 होगा। ये तो इस सेक्शन का बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन, क्योंकि देखो इस सेक्शन में बात करें, इस सेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है आपका, एक तो ये वाला फोर्स है दिस वन और आपका दिस वन, क्योंकि यही इस सेक्शन से निकल रहा है, दोनों सेक्शन से निकल रहा है, ये तो इस सेक्शन के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपका 50 और 20 आएगा, तो 50 आपका इस तरह इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो 50 इधर डायरेक्शन में लिख लो। और आपका अगर बात करेंगे हम लोग इसका 20 का, तो 20 आगे भाग रहा है, यानी टेंसाइल में जा रहा है 20 किलो न्यूटन। तो हमको BC में ये दो फोर्स हमको मिला, ये मेरा क्या कंप्रेसिव है और ये मेरा टेंसाइल है पॉजिटिव। ये मेरा कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव है, और ये मेरा टेंसाइल जा रहा है पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितना यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, और 30 कैसा होगा, टेंसाइल लगेगा। 30 किलो न्यूटन मेरा कैसा लगेगा, टेंसाइल लगेगा। बात समझ में आया। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो 50 और 20, तो 50 और 20 कितना बचेगा, 30 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तो 50, यस, और ये मेरा फिर से यहाँ पे कंप्रेसिव लग जाएगा। तो यहाँ पे 30 जो मेरा किलो न्यूटन मिला वो मेरा कैसा मिला, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 50 माइनस है और प्लस 20 है, तो यहाँ पे मेरा 30 बचेगा, वही मेरा नेगेटिव, यानी कंप्रेसिव, यानी कंप्रेसिव मतलब दोनों में कैसा लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड रहा है, इधर से लग रहा है, इसमें भी इधर से आ रहा है लोड। तो मुझे यहाँ क्या निकला, यहाँ पे करेंगे हम लोग P2 = निकला -30 किलो न्यूटन, ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव यानी कि कंप्रेसिव फोर्स निकला। समझ आया। तब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिर्फ आपका डेल L2 निकालेंगे, जिस तरह यहाँ पे डेल L1 निकाले हम लोग डेल L2 निकालेंगे। तो डेल L2 निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल L2 = वही P2L2 डिवाइड बाई A2 × E का वैल्यू सेम है। P2 मेरा कितना निकला, अभी 30 निकल गया, 30 इंटू लेंथ यहाँ पे कितना दिया गया था 600, तो हम लोग यहाँ पे 600 पुट कर देंगे, 600। एरिया इसका कितना दिया गया था, एरिया दिया गया था आपका शायद 500, यस 500 दिया गया था, 500 वैल्यू। एंड ई का वैल्यू मेरा 200 था, तो 200 वैल्यू, यहाँ से 2 0 कटा, 2 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटेगा, यहाँ पे 2 3 जा हम लोग कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, नीचे में आपका 50 आ जाएगा, 9/50 को अगर हम लोग पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 0.18, क्या आ जाएगा मेरा 0.18 आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख लोगे, तो 0.18 क्या आएगा, डेल L = माइनस आ गया 0.18, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव अब मिलेगा हमको, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव, मेरा P1 यहाँ पे क्या आया, ये मेरा नेगेटिव आया है, तो डेल L2 निकल गया। सेम इसी तरह से हम लोग सेम निकालेंगे डेल L3। मैं आपको बता देता हूँ 3rd नंबर में यहाँ का क्या करेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे चेंज इन लेंथ करेंगे, इन सेक्शन कौन सा लेंगे हम लोग, सेक्शन लेंगे C&D लेंगे। C&D में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस सेक्शन का अब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मेरा इधर तो जा रहा है मेरा 20 किलो न्यूटन का, यहाँ मेरा क्या जा रहा है 20 किलो न्यूटन का। इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, एक तो आएगा 50 जो कि टेंसाइल भाग रहा है, इधर 50 किलो न्यूटन मेरा टेंसाइल जा रहा है, और कह रहे हैं यहाँ आप देखेंगे 40 मेरा आ जा रहा है इधर कंप्रेसिव, तो 40 जा रहा है मेरा कंप्रेसिव किलो न्यूटन का, और फिर से 10 टेंसाइल जा रहा है, इधर 10 जा रहा है मेरा टेंसाइल, ठीक है। तो यहाँ पे टेंसाइल है पॉजिटिव, या कंप्रेसिव नेगेटिव, और फिर से टेंसाइल पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा कितना निकल जाएगा, अगर आप देखोगे 50 है और 10 60 है, 60 में 40 गया तो 20 कैसा आएगा, टेंसाइल मतलब पॉजिटिव, इधर से टेंसाइल आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, इधर से भी टेंसाइल ये भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से मेरा P3 = कितना निकला 20 किलो न्यूटन, और 20 किलो न्यूटन पॉजिटिव निकला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेल L3 निकालेंगे। तो यहाँ पे भी करेंगे P3L3 डिवाइड बाई A3 × E, पुट करेंगे 20 इंटू लेंथ कितना मेरा दिया गया था इसका, अगर लेंथ में बात करूं तो 200 था, यहाँ हम लोग 200 पुट करेंगे। एरिया मेरा कितना दिया गया था इसका, 400 दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे 400 पुट करेंगे। एंड E1 मेरा 200 दिया गया था, यहाँ से 200 खत्म, यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ से 2 से कटा, 21/20 आएगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर जो आएगा आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, 0 पॉइंट इसका आ जाएगा 0.05। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल L टोटल निकालेंगे, डेल L, तो डेल L = डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, ठीक है, डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। डेल L1 मेरा वैल्यू कितना आएगा, 0. यहाँ पे हम लोग निकाले थे 0.33, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0.33 एंड मेरा ये निकला है आपका डेल L2 नेगेटिव निकला है, 0.18 निकला है नेगेटिव, एंड थर्ड वाला निकला पॉजिटिव 0.05 ही निकला था, ठीक है। ये चीज़ 0.0 ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा वैल्यू इसका 0.05। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल गेट जो भी आपका आंसर मिलेगा आई थिंक मिलेगा 0.097। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि टोटल इलोंगेशन जो इस बार में हमको देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा 0.07 का। समझ आया। तो इस तरीका से हम लोग इसको बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आज हम लोग का क्लास होता है खत्म। एक न्यूमेरिकल बता दिए, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं फंसेगा, एक भी क्वेश्चन जो रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और बात करेंगे क्वेश्चन का, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे
इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल स्ट्रेस का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हो, और मैं जितना मेहनत से कर रहा हूँ आई होप सो कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। आप लोग को वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, हर वो यूट्यूब चैनल मतलब फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी हो सके आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको AE का कहीं का भी तैयारी करना और आपको जॉब चाहिए तो 100% डेडिकेटेड चैनल आपको मिलेगा यहाँ पे मैकेनिकल का। इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। एंड इसके अलावा हम लोग ऑल स्टेट JEE AE लेवल के लिए पेड कोर्स भी चलाते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। और अगर नहीं भी तो इसको भी देख लीजिएगा, इनफ है। लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है और आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस, इंडिया में सबसे मिनिमम प्राइस में हम लोग प्रोवाइड करें, इसीलिए आप लोग को देखते हैं कि स्टैक चैनल में लगता है, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा RS स्कूल में RK जैन का जो बुक है उसको भी हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वो दोनों बुक आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें 9000 प्लस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन किया गया है, क्योंकि RK जैन में लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका RS स्कूल में 5000 क्वेश्चन है, सब सोल्यूशन कर दिए एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा सिलेबस डिटेल के साथ। उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर का, उसका बाय करने का तरीका पता कर सकते हैं, फिर व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्लीज़ इस चीज़ को मैं टोटल प्रीव्यू में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितने भी लेक्चर है, चाहे आपका SSC JEE RRB JEE है, गेट का, हर चीज़ का। क्यों? क्योंकि आप लोग का यही प्यार ही है। आप लोग जो लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, वही मुझे जो है मोटिवेशन लाता है। आप लोग देखेंगे इतना बार चैनल जो है, बहुत कोई चैनल हमारे पर लगे रहते हैं, स्ट्राइक लगा दे रहा है, ऑनलाइन बंद किया जाता है, कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग खड़ा होते हैं आप ही लोग के लिए, प्यार के चलते। तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इंडिविजुअल क्रिएटर को आप ही लोग को हेल्प करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो सारे इंडिविजुअल क्रिएटर को दबा देगी, किसी को भी खड़ा नहीं होने देगा। लास्टली क्या हो जाता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां बच जाएगा, फिर आपको अगर पढ़ना है तो वहीं का कोर्स आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उन लोग। फिर वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 30,000 40,000, फिर वही चीज़ होगा गरीब गरीब और अमीर अमीर। समझ रहे हो ना, इन लोग का ये फंडा ही है, वो लोग फंसा के रखता है। तो और इसीलिए देखिएगा इतना सप्रेस किया जाता है, एनी हाउ दबाने का कोशिश करता है। तो आप लोग अगर जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा चैनल बड़ा होगा, तो और मैं बहुत सारी चीज़ को लाऊंगा, सिक्योरिटी को और जितना स्ट्रॉन्ग कर लूँगी, कोई भी कुछ चैनल का बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिए, आप लोग के प्यार के बदौलत हम लोग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।